नमस्कार मित्रों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस कार्यक्रम के तहत मैं पवन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दशहरे के अवकाश के बाद आज हमारी क्लास फिर से स्टार्ट हो रही है। अपनी अंतिम क्लास में हम लोगों ने संधि के तहत स्वर संधि के 5 नियमों का अध्ययन कर लिया था। आशा करता हूं कि आपने लेक्चर के माध्यम से उसका अध्ययन किया होगा और उससे लाभान्वित हुए होंगे। आज हम लोग संधि के एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकार व्यंजन संधि का आज के इस अंक में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं व्यंजन संधि क्या होती है। तो व्यंजन संधि हमारी क्या कहती है? व्यंजन संधि की परिभाषा कहती है कि व्यंजन के साथ किसी स्वर और व्यंजन के मेल से होने वाला जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। अर्थात जब किसी व्यंजन के साथ कोई स्वर और कोई अन्य व्यंजन जुड़ता है तो उसके जुड़ने से जो होने वाला परिवर्तन होता है उससे होने वाली संधि जो होती है वह व्यंजन संधि कहलाती है। तो व्यंजन के स्वर और व्यंजन के जुड़ने के कुछ नियम हैं। उन्हीं नियमों की आज चर्चा आज के अपने इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। देखिए, व्यंजन संधि से संबंधित नियमों की संख्या फिक्स नहीं है। जिस प्रकार हम लोग स्वर संधि में देखते हैं कि स्वर संधि के 5 नियम होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इस प्रकार व्यंजन संधि में नियमों की संख्या निर्धारित नहीं है। यह विभिन्न लेखकों के अनुसार अलग अलग दी गई है। तो उन्हीं में से जो कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं उन्हीं नियमों की चर्चा आज हम इसके अंतर्गत करते हैं। आइए देखते हैं व्यंजन संधि का सबसे महत्वपूर्ण नियम, व्यंजन संधि का नियम नंबर 1, जो कि कहता है प्रथम वर्ग का या प्रथम वर्ग के वर्ण का 5वें वर्ग के वर्ण में परिवर्तन। ये नियम हमारा क्या कहता है? प्रथम वर्ग के वर्ण का 5वें वर्ग के वर्ण में परिवर्तन। आइए देखें इस नियम के अंतर्गत क्या कहते हैं। यह नियम हमारा कहता है कि यदि पहले पद के अंत में आने वाला वर्ण पहले वर्ग का हो, पहले वर्ग का मतलब यह हमारा क्या है? पहले वर्ग का मतलब हमारा है कि यदि पहले पद के अंत में आने वाला वर्ण का, चा, टा, ता या पा में कोई हो, यानी पहले पद का जो समापन हो वो इन वर्णों में से किसी एक से हो और दूसरे पद का प्रारंभ जो हो वो या तो दूसरे पद का जो प्रारंभ है वो 5वें वर्ग के वर्ण से हो, पांचवें वर्ग के वर्ण से हो। यानी पहले पद के अंत में हमें क्या मिले? इनमें से कोई शब्द मिल जाए और दूसरे पद के प्रारंभ में हमें 5वें वर्ग का कोई वर्ण या हम लोग बोले नासिक के वर्ण मिल जाए तो संधि के फलस्वरूप हमारा ये जो पहले वर्ग का वर्ण है, पहले वर्ग का वर्ण हमारा तीसरे वर्ग के वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, 5वें वर्ग के वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, पांचवें वर्ग का मतलब क्या?
ये अपने पांचवें वर्ग, जैसे ये का, चा, टा, ता और पा है। तो अगर ये कंडीशन हमारी मिलती है, ये स्थिति हमारी होती है, तो ये जो का है वो अपने पंचमाक्षर, बोले तो इसको अंगा में, ठीक है, ये अंगा में, या फिर चा जो है वो इया में, टा जो है वो अड़ा में, ता जो है वो ना में, और पा जो है वो मां में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा व्यंजन संधि का पहला नियम है, जो कहता है पहले वर्ग का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे जगत प्लस नाथ। तो देखें, नियम के अनुसार पहले पद के अंत में जो आने वाला वर्ण है वो आपका कौन सा है? ता। और दूसरे वर्ण का प्रारंभ जो हो रहा है, या दूसरे पद का जो प्रारंभ हो रहा है, वो हो रहा है वर्ण ना से। ये कैसा वर्ण हो गया? ये हो गया पांचवा वर्ण, और ये हो गया पहला वर्ण। तो नियम हमारा क्या कहता है? नियम हमारा कहता है कि अगर इस तरीके की हमें कोई स्थिति मिलती है, तो वहां पे ये जो पहले वर्ग का वर्ण है, ये किसमें? अपने पांचवें वर्ग में, यानी इस ता का पांचवा वर्ग कौन सा होगा? ता का पांचवा वर्ण होगा ना, इसमें परिवर्तित हो जाएगा, और ये शब्द आपका बन जाएगा जगन्नाथ। ठीक है। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका। देखें, चित्त प्लस मय। ठीक है, इसको देखें, ये वर्ण हमारा पहला वर्ग, और ये वर्ण हमारा पांचवा वर्ग। तो हमारा परिवर्तित होने वाला वर्ण ये ता जो है वो किस में होगा? अपने पंचमाक्षर में, और इसका पंचमाक्षर होगा ना, तो ये शब्द बनेगा चिन्ह में। ठीक है। एक एग्जांपल आप लोग करिए। अब यहां पे आपको विच्छेद करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। विच्छेद करने के लिए अगर आप किसी भी नियम को नहीं समझ पा रहे हैं, तो सबसे सरल चीज आपके लिए होगी कि आप उस जो भी शब्द दिया गया है उस शब्द का वर्ण विन्यास कर देंगे। और जब हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो देखेंगे हमें आसानी से मिल जाएगा। जब हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, जब हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो मिलेगा उ आधा ना, मा, उ, ला, आ, ना और आ। ये इसका पूरा उन्मूलन शब्द का आपका वर्ण विन्यास हो गया। अब यहां पे आप लोग देखेंगे कि संधि टूट कहां से सकती है। तो हमारा जो नियम कहता है, वो नियम क्या कहता है? वो नियम कहता है कि पहले वर्ग का जो वर्ण है वो किसमें परिवर्तित होगा? वो होगा पांचवें वर्ग में। ठीक है। यहां पे हमारी संधि हो चुकी है। यहां पे हमें देखिए, ये ना जो मिल रहा है, ये ना जो मिल रहा है, ये किस वर्ग का वर्ण है? ये है हमारा पांचवें वर्ग का वर्ण।
ठीक है, यह है हमारा पांचवें वर्ग का। और इसके बाद आने वाला वर्ण भी किस वर्ण का है? यह है पांचवें वर्ग का वर्ण। तो जाहिर सी बात है, जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो यानी ये जो वर्ण रहा होगा हमारा, ये पूर्व में किस वर्ण का वर्ण रहा होगा? ये रहा होगा पहले वर्ग का वर्ण। ठीक है, और इस ना का पहला वर्ण कौन सा हो जाएगा? जैसा कि हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में देखा, ये ना का पहला वर्ण हमारा कौन सा था? ता। तो ये शब्द हमें इस ना की जगह क्या मिल जाएगा? ना की जगह हमें मिल जाएगा ता, और ये शब्द हमारा बन जाएगा उत्धन मूलन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी व्यंजन संधि का यह पहला नियम, जो कि क्या कहता है? पहले वर्ग के वर्ण का पांचवें वर्ग के वर्ण में परिवर्तन, वो इस प्रकार से होगा, जिसके कुछ एग्जाम्पल ये थे। ठीक है, आइए इसका दूसरा प्रकार हम लोग देखते हैं। व्यंजन संबंधी का दूसरा महत्वपूर्ण नियम जो है वो है मां संबंधी नियम। ठीक है, अब मां संबंधी नियम में हम लोग देखते हैं कि ये मां के साथ, ठीक है, मां के साथ जब कोई व्यंजन जुड़ता है तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ठीक है, हम लोग वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। वर्णमाला में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यंजन का विभाजन हम लोगों ने कितने प्रकार से किया था? व्यंजन का विभाजन हम लोगों ने किया था 3 प्रकार से। किन किन प्रकार के व्यंजन होते थे हमारे? व्यंजन होते थे, ये फट गया, व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते थे, स्पर्शी, अंतस्थ और उष्ण। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पे हम मां संबंधी नियमों को देखेंगे। ठीक है, मां संबंधी पहला नियम हमारा क्या कहता है? मां संबंधी पहला नियम हमारा कहता है कि यदि पहले पद के अंत में वर्ण मां आए, ठीक, और दूसरे पद का प्रारंभ किसी स्पर्शी वर्ण से हो रहा हो, किससे हो रहा हो? किसी स्पर्शी वर्ण से हो रहा हो। अब स्पर्शी वर्ण हमारे क्या होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यानी का वर्ग के सभी वर्ण, चा वर्ग के सभी वर्ण, टा वर्ग के सभी वर्ण, ता वर्ग के सभी वर्ण और पा वर्ग के सभी वर्ण, ये जो हमारे वर्ण होते हैं ये हमारे स्पर्शी वर्ण कहलाते हैं। तो यानी मां के बाद कोई भी स्पर्शी वर्ण आ जाए, यानी इस वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, तो नियम हमारा कहता है कि ये जो मां है वो अनुस्वार में बदल जाता है। ये मां हमारा अनुस्वार में बदल जाता है। देखिए, किताबों में हम लोग अनुस्वार देखते हैं, लेकिन जब शुद्ध रूप से इसकी व्याख्या देखेंगे तो अब उसको हम लोग क्या देखते हैं, जैसे होता है कि शुद्ध रूप में वो शब्द किताबों में नहीं दिया होता है। जैसे देखिए, एक शब्द है ये आपका, तो वर्तमान में किताबों में ये इस प्रकार से दिया होता है। ठीक है, लेकिन जब आप संस्कृत के कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे या किताबों को देखेंगे या पुरानी हिंदी की किताबों को देखेंगे तो वहां पे ये शब्द इस प्रकार से आपको देगा। ठीक है, इस तरीके से भी ये शब्द आपको वहां पे
मिलेगा। तो अगर इस नियम की हम स्पष्ट व्याख्या करें, किताबों में तो आपको ऐसे मिल जाएगा कि मां के साथ यदि कोई स्पर्शी वर्ण आए तो संधि के फलस्वरूप हम मां को अनुस्वार में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसकी पूर्ण शुद्ध व्याख्या नहीं है। इसकी पूर्ण शुद्ध व्याख्या ये कहती है कि यदि मां के बाद कोई स्पर्शी वर्ण आए तो संधि के फलस्वरूप वो मां जो होता है वो उसके आगे वाले आने वाला जो स्पर्शी वर्ण होता है उस स्पर्शी वर्ण के पंचमाक्षर में या उस स्पर्शी वर्ण के अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो उस नियम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हमारा शब्द कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए ये शब्द लिखा हुआ हमारा ठीक है, ये शब्द हमारा लिखा है अहम धन कार। अब देखिए यहां का अंतिम वर्ण मां और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण स्पर्शी, ठीक है। तो जो नियम हमारा कह रहा है वो शुद्ध नियम ये कह रहा है कि मां के बाद अगर कोई स्पर्शी आता है तो ये जो मां वर्ण है हमारा, इस का वर्ण के अनुस्वार या पंचमाक्षर, यानी का वर्ण का जो पंचमाक्षर है वो क्या होगा, का खा गा घा अंगा, तो ये अंगा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और ये शब्द क्या बन जाएगा, ये शब्द आपका बन जाएगा अहंकार, ठीक है। जिसे कुछ किताबों में हमें वर्तमान में इस रूप से लिखा हुआ देखते हैं, हम लोग इसको वर्तमान में इस रूप में लिखा हुआ देखते हैं, तो ये भी ठीक है, ठीक है। वो क्या करता है कि अंगा ना लगा करके वहां पे अनुस्वार लगा देता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। बताएं आप लोग, ये क्या बनेगा, यहां पे ये मां और ये का, तो ये मां किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये शब्द आपका बन जाएगा अलंकार, ठीक है। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अलंकार। कुछ अन्य एग्जाम्पल देखेंगे इसके। चलिए, ये परिवर्तित किस में होगा, अनुस्वार में, इस या इस चा के पंचम वर्ण में, और ये शब्द बनेगा आपका चा का पंचमाक्षर होगा इया, और ये शब्द होगा आपका संचित। इसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से भी लिखा देखते हैं। इसी प्रकार से नीचे के दो एग्जाम्पल आप लोग करें। इसको जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमारा माँ संबंधी पहला नियम पूरा होता है, जो क्या कहता है कि माँ के बाद क्या, माँ के बाद यदि कोई स्पर्शी वर्ण आ जाए तो माँ में हम लोग किस प्रकार परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो वो नियम इस प्रकार से हो जाएगा। आइए माँ संबंधी दूसरा नियम, एक अन्य नियम हम लोग देखते हैं, जो हमारा किससे संबंधित है, जो हमारा संबंधित होगा कि यदि माँ के बाद कोई अंतस्थ वर्ण या संघर्षी वर्ण आ जाए, यदि माँ के बाद कोई अंतस्थ वर्ण या संघर्षी वर्ण आ जाए, तो देखिए अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं हमारे, अंतस्थ वर्ण होते हैं या, रा, लावा और संघर्षी शा, शा, सा और हाँ। तो ये नियम हमारा सिंपल सा होता है, ये कहता है कि अगर माँ के बाद कोई अंतस्थ या संघर्षी वर्ण आ जाए तो हम लोग सीधे सीधे माँ को किस में परिवर्तित कर देते हैं, माँ को अनुस्वार में परिवर्तित कर देते हैं, जिसको हम लोग ऐसे अंक की मात्रा के द्वारा दिखाते हैं। माँ को किस में परिवर्तित कर देते हैं, अनुस्वार में परिवर्तित कर देते हैं। देखें कैसे, जैसे सम प्लस विधान। ठीक है, तो देखें ये माँ और माँ के बाद आने वाला ये वर्ण वा कौन सा, अंतस्थ वर्ण, तो ये माँ हमारा किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में, और हमारा शब्द बन गया संविधान। ठीक है, दूसरा शब्द इसका देखते हैं, शमधन शोधन। ये शा हमारा कौन सा वर्ण हो गया, ये हमारा हो गया ऊष्म वर्ण, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, संशोधन। ठीक है, अब कुछ हम इसके विच्छेद देख लेते हैं। संधि हमने देख ली, ठीक है, कैसे बनेगा ये, सा, उसके साथ अनुस्वार आ, हा, बड़ा आ, रा और आ। अब देखिए यहां पे हमारा अनुस्वार है और अनुस्वार के बाद आने वाला वर्ण क्या है, ऊष्म या संघर्षी। तो यह अनुस्वार हमारी किस में परिवर्तित हो जाएगी, ये परिवर्तित हो जाएगी माँ में, और ये शब्द हमारा मिल करके बन जाएगा सम प्लस हा, शब्द बन जाएगा संघार। इस प्रकार से ये नियम आपका कंप्लीट हो जाएगा। शीट के माध्यम से इसके आपको कुछ अन्य एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आइए मां संबंधी अंतिम नियम हम लोग देखते हैं। वो क्या कहता है कि यदि मां के बाद वर्ण मां आए, यानी पहले पद के अंत में वर्ण मां हो और दूसरे पद का प्रारंभ भी वर्ण मां से हो रहा हो, तो संधि के फलस्वरूप यह नियम कहता है कि संधि के फलस्वरूप मां का द्वित्व हो जाएगा। ये देखिए द्वित्व मतलब क्या है, सुनने में थोड़ा भारी भरकम हैवी शब्द है, लेकिन बहुत सामान्य सा है, कुछ नहीं है। ये क्या कहता है, द्वित्व का मतलब होता है कि वो दोनों वर्ण आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे देखिए, जैसे सम के साथ मान,
ठीक है, ये माँ आया और उसके बाद फिर से हमें वर्ण क्या मिल गया, माँ मिल गया। तो जब हम इसको करेंगे तो इसका द्वित्व जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि इस माँ के साथ ये, बस ये सामान्य सी चीज, माँ के साथ माँ जुड़ जाएगा, यही है इसका द्वित्व होना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा शब्द क्या बन जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका। सम्मेलन। ठीक है, अब इसका जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, आप इसका वर्ण विन्यास करेंगे और सिंपल से इसको तोड़ करके जब लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, सम प्लस मेलन। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने व्यंजन संधि के दो महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा की। पहला नियम हमारा था पहले वर्ग का पांचवें वर्ग के वर्ण में परिवर्तन, और दूसरा नियम हमारा था मां संबंधी नियम, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 नियमों की चर्चा की। आशा करता हूं कि ये नियम आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, टॉपिक से संबंधित जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उससे संबंधित यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है या आपके कोई डाउट है तो उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप अपनी जो समस्याएं हैं, जो शंका है, उसको हमारे सामने रख के उसका समाधान पा सकते हैं। ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक को आप लोग फॉलो करें, उस लिंक के द्वारा हमारे चैनल को ज्वाइन करें। संधि के, व्यंजन संधि के अन्य नियमों के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। आशा करता हूं आप इन नियमों का घर में अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।